हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। लेक्चर नंबर 1.25 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर अ थीन प्लेन शीट। इस क्लास में उसी गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग थीन चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ये हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, बट बाहर जो सरफेस है उस सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस स्फेरिकल सेल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग तीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन पे निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा बाहर, मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। सेकेंड पॉइंट होगा ऑन द स्फेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। और थर्ड पॉइंट होगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ये तीन पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे और इन तीन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट्स पे क्या क्या हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थिन स्फेरिकल सेल को के बाहर, मतलब आउटसाइड कोई पॉइंट पी कंसीडर करते हैं और इस कंसीडर्ड पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टार्ट एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल। अब ये देख सकते हैं, ये हॉलो स्फेरिकल सेल, इससे ये पॉइंट पी बाहर है, तो इस पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डेंस में हम लोग एक गॉसियन सरफेस पहले डिजाइन कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस वैसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज्यूम की जा सके। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के अक्रॉस में, ये पॉइंट पी के कंसीडरेशन में हम लोग एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करते हैं और ये गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम कंसीडर की जा रही है। अब ये जो हमारा अंदर जो स्फेरिकल सेल है, ये कंप्लीटली इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की बात करें तो जो चार्ज इस पूरे स्फेरिकल सेल पर होगा वो कंप्लीट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी आएगा। चलिए, ये तो गॉसियन सरफेस का हम लोगों ने एनालिसिस देख लिया। अब हम लोग गॉस लॉ का यूज करके इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला है, फ्लक्स जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होता है किसी भी इनक्लोज सरफेस से, वो इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। Q जहां पर उस जो भी हम लोग क्लोज सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर इनक्लोज चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है ही। तो इस पॉइंट या इस गॉसियन सरफेस के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हमें इसे दो पार्ट में, एक बार तो ये टोटल फ्लक्स निकालना है और एक बार ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, और दोनों को फिर इक्वल करके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट यानी फ्लक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखिए इसमें आ रहा है वेक्टर E डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हॉलो स्फेरिकल सेल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब अवे फ्रॉम दिस स्फेरिकल सेल होगा और नॉर्मल टू दिस सरफेस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो ये मिल गया हमको। और चूंकि गॉसियन सरफेस भी हमने स्फेरिकल ही डिजाइन किया है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर भी जो नॉर्मल वेक्टर, मतलब कोई एक पॉइंट पी पर अगर हम लोग सरफेस एरिया कंसीडर करें तो सरफेस एरिया का जो वेक्टर डायरेक्शन होगा, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। यानी बेसिकली वेक्टर ई और वेक्टर ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट लेते ही cos 0 डिग्री यानी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब बेसिकली E डॉट ds की वैल्यू आ जाएगी, E और ds का जो भी मैग्नीट्यूड है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आउटसाइड द इंटीग्रल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच गया हमारे पास ds का इंटीग्रेशन, मतलब ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है इसका हम लोगों को बेसिकली इंटीग्रेशन करना है फॉर द एंटायर स्फेरिकल सेल। ठीक है, एंटायर गॉसियन सरफेस। तो पूरा गॉसियन सरफेस जो है वो बेसिकली क्या है, स्फेयर ही तो है। और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है 4πr²। 4πr², आर किसकी वैल्यू, मतलब आर ये स्मॉल आर जो रेडियस है हमारा गॉसियन सरफेस का, वो आर कंसीडर करेंगे हम लोग। तो बेसिकली ई इंटू ds का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया 4πr²। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के।
तो ये तो हम लोग पहले से ही कंसीडर कर रहे हैं। और क्यू क्या है, क्यू जो है वो पूरे हॉलो स्फेरिकल सेल जो है, जो चार्ज स्फेरिकल सेल है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज है, ठीक है। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू ये 4πr² डिवाइड में चला जाएगा, मतलब E इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0r²। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, तो ये फॉर्मूला कोई एक चार्ज को अगर सेंटर में रखा जाता है, यही चार्ज जो चार्ज ये कंप्लीटली स्फेरिकल सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चार्ज को अगर सेंटर पर रखा जाता तो उस सेंटर पर रखे गए चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर इतना ही वैल्यू आता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल इज सच एज इफ द होल चार्ज वेयर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब ये स्फेरिकल सेल के बजाय अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि इतना ही चार्ज, जितना चार्ज टोटल चार्ज है वो उसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डेवलप होगा, द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड ड्यू टू दिस एंटायर स्फेरिकल सेल। तो या तो आप स्फेरिकल सेल को कंप्लीट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड मानिए, या फिर इसके जगह पर सिंगल पॉइंट पर इसको कॉन्सेंट्रेटेड मानिए। दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसलिए क्वेश्चन करते वक्त जब भी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल की बात आए तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो जो कंप्लीट जो होलो स्फीयर है वो अपने सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए, ये तो बात रही कि अगर हम लोगों को टोटल चार्ज के टर्म में, मतलब Q के टर्म में निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दे या सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दे, और उसके टर्म में सिग्मा के टर्म में हम लोगों को निकालने बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब क्या करेंगे, तब हमारे पास ध्यान दीजिए कि Q जो है वो इस स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग अगर मान लें कि हॉलो स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हॉलो स्फेयर के सरफेस एरिया से। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। अब सिग्मा को जब हम लोग 4πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब Q के जगह पर क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये 4π और ये नीचे जो 4π है वो कैंसिल हो जाएगा, r² ऊपर में कैपिटल आ जाएगा और नीचे जो r² है हमारा स्मॉल r² आ जाएगा। तो ओवरऑल जो ये Q की वैल्यू ये पुट करने पर यहाँ पे हम लोगों को जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, वो आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। कैपिटल R² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंदर की तरफ जो हॉलो स्फेरिकल सेल है उसके रेडियस को, और स्मॉल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाहर हमने जो गॉसियन सरफेस लिया उसको, या फिर ये बोले कि बाहर जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था उसका हॉलो स्फेयर से के सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। ये ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल r। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट P आउटसाइड द सेल। बाहर में अगर कोई पॉइंट P है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आइदर दिस और दिस फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब इसी क्वेश्चन या इसी डाटा के लिए हम लोग यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी जब हम लोग स्फेरिकल सेल के ऊपर कोई पॉइंट, मतलब इस सरफेस के ऊपर ही कोई पॉइंट ले लें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। देखते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एट ए पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कोई पॉइंट ए कंसीडर किया इस सेल के सरफेस के ऊपर ही। अब अगेन फ्लक्स की जो वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सेम जो स्फेरिकल सेल है वही हमारा एक तरह से गॉसियन सरफेस भी है। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या इंक्लोज हो रहा है, तो जो हॉलो स्फेयर पे चार्ज है वही चार्ज उसके अंदर है। तो सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू है ई डी एस, फिर से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और डी एस वेक्टर भी रेडियल डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये ऑन द सरफेस हर पॉइंट पे सेम होगी, इसलिए उसको बाहर रख लिया जाए। और ds मतलब ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस पे। तो पूरे सरफेस पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, ये एक स्फेयर ही तो है। अब स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4π, इस बार ध्यान दीजिए कैपिटल R² है, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस है वो तो स्फेरिकल सेल वाला ही सरफेस है।
तो जो रेडियस स्फेरिकल सेल का है वही रेडियस गॉसियन सरफेस का है, तो इसलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही कंसीडर किया जाएगा इस पूरे सरफेस एरिया को। चलिए, तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, मतलब इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये तो एक वैल्यू आ गई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर से अगेन इसको अगर सेंटर पर कंसीडर करते हैं तो भी सेम वैल्यू आती है, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है। एडिशनली इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग क्यू के जगह पर 4 पाई, क्यू के जगह पर हम लोग सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी रख देते हैं क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये चार्ज जो है इस स्फेरिकल सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका रेडियस जो है वो आर है, और अगर चार्ज डेंसिटी हम लोगों का सिग्मा है तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर बिकॉज इसका रेडियस कैपिटल आर ही है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर और सिग्मा मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, ओनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिग्मा मतलब जो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया पॉइंट ए पर, और इससे पहले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था पॉइंट पी इसके बाहर, उन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला था इसमें देखिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर है। अब ये जो आर है कैपिटल आर, वो इससे उससे अगर स्मॉल आर देखा जाए, कैपिटल आर देखिए इनसाइड जो होलो स्फेयर है उसकी वैल्यू है, और स्मॉल आर जो बाहर में जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। स्मॉल आर यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारे न्यूमरेटर से कैपिटल आर से बड़ा है, तो ये जब नीचे बड़ा है तो बड़े से छोटे में डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से कम वैल्यू मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जबकि यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, क्योंकि बाहर जैसे ही हम लोग बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, कम होते चली जा रही है। तो ध्यान यही रखना है कि जब पॉइंट किसी पॉइंट P आउटसाइड द सेल जब हमने निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से कम आ रही है, बिकॉज ये आर की वैल्यू इस नीचे वाले आर की वैल्यू से कम है। ठीक है, जबकि ऑन द स्फेरिकल सेल हम लोग देख रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल देख रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। यूजिंग द गॉस लॉ ये हम लोगों ने डिराइव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ द सेल क्या होगी, तो वो वैल्यू आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इज मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जहां पर हम लोग डिराइव करेंगे क्या फॉर्मूला, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। चलिए, तो एट ए पॉइंट बी इनसाइड द सेल, तो एक पॉइंट बी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सेल के अंदर। अब जैसे हम लोग सेल के अंदर कोई पॉइंट बी कंसीडर करते हैं तो इसके लिए भी हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। एक स्फेरिकल सेल हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस, हम लोगों को ये बात ध्यान में आता है कि इसके अंदर तो कोई चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं, क्योंकि टोटल जो हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज है वो तो केवल सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं। यानी बी पॉइंट के लिए कंसीडर करते हुए जो हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज ही नहीं है मतलब एनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या ले लेनी है, जीरो। जब एनक्लोज चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो डिवाइडेड बाई जो भी हमारा वैल्यू आता है। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर से अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हुए सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट के लिए ई और डीएस का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन ई बाहर ले लिया जाएगा, डीएस अंदर हमारा इंटीग्रेशन किया जाएगा डीएस का। तो स्मॉल सरफेस का कंप्लीट अगर स्फेयर के लिए इंटीग्रेशन करें तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, और पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई, और इसका जो रेडियस है यानी आर डैश का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू तो सेम रह गई, और ये सरफेस का इंटीग्रेशन क्या आ गया 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यू की वैल्यू अब क्या है, इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो जीरो है, तो क्यू की जगह पर हम लोग जीरो रख देंगे, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो डिवाइडेड बाई दिस। तो जीरो से डिवाइड करते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। हालांकि इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली ये बात समझना है कि
अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, कोई लाइन ऑफ फोर्स बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग जीरो निकाल लिए, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेसिकली क्या है, अगर किसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो चाहिए तो उसको कंप्लीटली एक चार्ज स्फेरिकल सेल से कवर कर देंगे। चार्ज स्फेरिकल सेल से कवर करते ही अंदर के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड हो जाएंगे, मतलब अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। बिकॉज अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जो है वो जीरो होती है। अब जितना भी हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ा इसे, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली, लेकिन ये थोड़ी सी कम वैल्यू थी। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं तो वैल्यू कम होते चली जा रही है, डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू आर। यहाँ से जो डिस्टेंस आर है उस आर स्क्वायर लॉ के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटते जा रही है। और स्फेरिकल जो सरफेस है, जो हमारा सेल का जो सरफेस है उस पर मैक्सिमम वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और जब हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं इनसाइड द सेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जीरो है। तो इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके या तीनों जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया उसका एनालिसिस करके फाइनल हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। जो स्मॉल आर मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है अलग अलग पॉइंट्स का, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम लोग सेंटर पर थे, जब हम लोग सेंटर पे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है इनसाइड द स्फेरिकल सेल। कब तक जीरो है? जब तक कि हम लोग स्फेरिकल सेल के अंदर हैं। तो आर से पहले जब तक हमारा स्फेरिकल सरफेस पे नहीं पहुंचे थे उससे पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो है। जैसे ही हम लोग कैपिटल आर मतलब कि स्फेयर के सरफेस पे पहुंच रहे हैं, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे पहुंच रहे हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे ही हम लोग आउटसाइड द स्फेरिकल सेल ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होते चली जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अलग अलग पॉइंट्स पर डिफाइन किया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आने वाले क्लास में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक डिफरेंट पार्ट स्टार्ट करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू।